नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आजमगढ़ से खबर है, जहां आप सांसद संजय सिंह को आजमगढ़ में मंगलवार को जनसभा की अनुमति नहीं मिली। पार्टी का दावा है कि अनुमति होने के बावजूद कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि पुलिस की अनुकूल रिपोर्ट न होने से अनुमति नहीं दी गई है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जनसभा दोपहर में महाराजगंज थाना क्षेत्र के परशुरामपुर में तय थी। आपके जिला अध्यक्ष राजेश यादव का कहना है कि कई दिन दौड़ाने के बाद प्रशासन ने अनुमति दी, लेकिन सोमवार देर रात अचानक टिकलाग रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। पुलिसकर्मियों का कहना था कि जनसभा के लिए अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का तानाशाही रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार की सुबह 10:30 बजे कमिश्नर के यहाँ अपनी गुहार लेकर पहुंच गया। इस बारे में एसडीएम सगड़िया गौरव कुमार ने कहा कि प्रशासन ने पुलिस की रिपोर्ट न मिलने की वजह से अनुमति नहीं दी। उधर एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ का कहना है कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, इसलिए टेंट आदि हटवा दिए गए हैं। शुरू करें। लखीमपुर कांड ने देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मंत्री की बेटे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी मंत्री अपने पद पर बना हुआ है। मंत्री अगर अपने पद पर रहेंगे तो न्याय नहीं हो सकता, उनको इस्तीफा देना चाहिए। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 403 विधानसभाओं में फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री इलाज, उत्तर प्रदेश की तरक्की, नौजवानों को रोजगार और फसल का दाम, किसानों को, इन मुद्दों पर अपनी बात हर विधानसभा में पहुंचा रही है। अभी हमारा 300 यूनिट बिजली फ्री का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत आज आजमगढ़ आया था। मुझे पता चला प्रशासन ने यहाँ की अनुमति कैंसिल कर दी। आदित्यनाथ जी को मुझसे इतना डर क्यों लगता है मुझे नहीं मालूम। 17 मुकदमे लिख दिए। कल अंबेडकर नगर में हमला कराया, आज आजमगढ़ का परमिशन कैंसिल कर दिया। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता। भारत का संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है। उस संविधान के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। किसी आदित्यनाथ, किसी नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही से नहीं चलेगा। और हमारा संविधान हमको हक देता है रैली करने की, सभा करने की, आंदोलन करने की, प्रदर्शन करने की। तो मैं अपने साथी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा, अपना संदेश फ्री बिजली का, फ्री शिक्षा का हम अपील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि आपने 75 साल में जातियों का वोट बैंक बनाया, धर्मों का वोट बैंक बनाया। इस बार के चुनाव में शिक्षा का वोट बैंक बनाइए, फ्री बिजली के नाम पर वोट बैंक बनाइए, फ्री इलाज के नाम पर वोट बैंक बनाइए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के नाम पर और किसान के फसल के दाम के नाम पर वोट बनाइए। हम तरक्की का, उन्नति का, विकास का वोट बैंक बनाएंगे। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के मुख्य चौक स्थित दुर्गा माता मंदिर पर जागरण का कार्यक्रम किया गया। मंदिर के पुजारी सोनू पंडित ने जागरण कराया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सप्तमी को जागरण किया गया। कोविड-19 बाद यह पहला कार्यक्रम है। पुजारी ने कहा कि आगे और भी कार्यक्रम किया जाएगा। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए जागरण कराया गया। वही मंदिर के पुजारी का कहना है कि कोविड-19 की वजह से माता रानी के मंदिर में भीड़ कम हो रही है। आम आदमी लोग डर डर कर बाहर निकल रहे हैं। राजेश रंजन गायक कलाकार के सहयोग से जागरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। राजेश रंजन का कहना है कि एक दक्षिण मुखी मंदिर है। श्रद्धालु जो भी मन्नतें मांगते हैं, जिस प्रकार से उनकी मन्नतें पूरी होती है। सप्तमी के दिन माता का जागरण किया जाता है तो सारी कामनाएं पूरी होती हैं। आज सर, आज नवरात्र का सप्तमी है, आज जागरण हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज जागरण हो रहा है। आज तो हमारे रंजन जी का जो है नया इन्होंने एल्बम लॉन्च किया है और उसी का आज विमोचन है यहाँ पे। और हर साल रंजन जी यहाँ सप्तमी के दिन अपना जागरण करते हैं और काफ़ी समय बाद, कोविड की वजह से काफ़ी समय बाद ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ है। और आगे हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन आगे हो सकता है कि और ही अच्छा होता जाए। कोविड के बाद ये पहला कार्यक्रम है और सोशल डिस्टेंसिंग और पालन करते हुए सब कुछ यहाँ चल रहा है। माता रानी की चर्चित मंदिर है, भीड़ क्या था, कैसे क्या था? भीड़ का तो बहुत फर्क है। माता रानी का मंदिर है, कोविड की वजह से भीड़ तो बहुत कम है और आम जनता आ नहीं पा रही है। काफ़ी लोग डरे हुए हैं अभी तक। मैं गायक कलाकार राजेश रंजन आज नवरात्र का ये पावन बेला चल रही है, माँ का पहर चल रहा है। और अब पूरे आजमगढ़ में दक्षिण मुखी माँ का मंदिर एक है। ये मंदिर है, शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है।
जहाँ पर सभी की मान्यता है कि सभी लोग आते हैं, जो भी माँ को जैसे भी मनाता है माँ खुश हो जाती है, सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। हर वर्ष हम भी कलाकार माँ के दरबार में निःशुल्क माँ की सेवा भावना करते हैं, सभी भक्तों के लिए माँ का जागरण करते हैं, माँ के पचड़े को सुनाते हैं। मैया रानी खुश होती हैं और ऐसी मान्यता है कि मैया रानी को सप्तमी के दिन अगर जागरण किया जाए, माँ का भजन सुना जाए तो पुनीत कार्य होता है। मैया रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आज मेरा हिंदी देवी गीत एल्बम हुआ है शेरों वाली मैया, जो हिंदी एल्बम है और बहुत ही चर्चित है, खूब बज रहा है। लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, दिल्ली तक ये एल्बम बज रहा है। ऑफिशियल श्याम डिजिटल के नाम से ये एल्बम यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। और मैं राजेश रंजन सभी दर्शनार्थियों का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। सभी के ऊपर मैया रानी की कृपा पर से प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। आजमगढ़ जिले के सियारी मोहल्ले के रामलीला मैदान में नवयुवक मंगल दल द्वारा लगने वाले ऐतिहासिक मेला, जो विगत कई वर्षों से लगने वाला मेला कोरोना काल की वजह से अनुमति न मिलने से 2 वर्षों से मेले का आयोजन नहीं हुआ। अब कोरोना की भयावह लहर के कम होने पर और सरकार द्वारा दिए गए निर्देश व गाइडलाइनों का पालन करते हुए इस वर्ष भव्य मेले का आयोजन किया गया और लगने वाले मेले की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसमें मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना के साथ ही मेले में जनपद व प्रदेश के कोने कोने से आए दुकानदारों द्वारा आकर्षक दुकानें सजाई गई है। इसमें बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक के सामान, गुब्बारे की निशानेबाजी, मिकी माउस, तरह तरह के छोटे बड़े झूले, खाने पीने की तरह दुकानें सजाई गई हैं। पत्रकारों से बातचीत में नवयुवक मंगल ट्रस्ट के प्रबंधक बॉबी सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मैं बॉबी सिंह रेडा, प्रबंधक नवयुग मंगल दल ट्रस्ट सिधारी रामलीला मैदान आजमगढ़ से। जी, किन बातों को लेकर आपने प्रेस वार्ता इस समय बुलाई गई है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना करके मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, जिसके कारण इस वर्ष हमने सरकार से अनुमति लेके और देख रहे हैं कि इस समय कोरोना की लहर जो है वो इस समय कम है, तो इस समय हमने मेले का आयोजन किया है, जिसमें कि पूरे प्रदेश से दुकानदार आए हैं और दुकानदारों के साथ कई झूले वाले भी आए हैं। तो पूरे जनपद वासियों से हमारी यही आग्रह रहेगा कि वो इस वर्ष मेले को सफल बनाएं और ज़रूर सिधारी पे आएं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये खबर आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र से है, जहां एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके संबंध में कुछ लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जिसमें महिलाएं व पुरुष दोनों शामिल थे। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान यह लोग मेरे पास आए और मैंने संबंधित अधिकारियों को मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दे दिया था और ये लोग संतुष्ट होकर ऑफिस से बाहर चले गए। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो उनमें से एक लड़का कार के आगे हमारी लेट गया और कुछ लोगों द्वारा मुझे पत्थर मारने की कोशिश किया गया, जिस पर मेरे द्वारा तत्काल गाड़ी से उतर कर लोगों को हटाया गया और सबको समझा बुझा करके छोड़ दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा कि फिर कुछ लोगों द्वारा घटना का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जो सत्य नहीं है। ऐसे सुनाते हैं कि घटना के बारे में एसपी और मृतक की मां ने क्या कुछ कहा, मृतका की मां ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। आज थाना रौनापाल क्षेत्र के कुछ पुरुष और महिलाएं मुझसे जन सुनवाई के दौरान मिले थे और उनके जो एप्लीकेशन थी उस पर सम्यक सुनवाई के उपरांत मेरे द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश तत्काल कर दिया गया था, उन्हीं के सामने कर दिया गया था। और जन सुनवाई के उपरांत जब मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी के आगे एक कम उम्र का लड़का गाड़ी के आगे लेट गया तथा कुछ और लोग पत्थर मारने के लिए सामने आ गए। उसी पर मेरे द्वारा गाड़ी से उतरकर उस लड़के को वहां से गाड़ी के आगे से हटाकर अंदर ऑफिस में ले जाकर भेजा गया और उसे कुछ देर बाद समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। इसमें कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया सोशल मीडिया पर, किया, इसकी कोई सत्यता नहीं है। ना कहीं गईनी ना तो लड़नियों कैले रहे लड़नियों कैले रहे तो न तरह धोखौले रहे ना कुछ का कैले रहे। तो जब ये आए झटकवा तो हम जानी कि इनके फरका आ गई है। तो हम प्राइवेट में लेकर चल गए। तो प्राइवेट में लेकर चल गए तो प्राइवेट वाला कहले एक सुई ना हमारे तो रिफल कर देला बनावर सरकारी में। तो वहाँ ने गई तो वहाँ 3 सुई लगौले तो 3 सुई लगौले तो वो उस कंट्रोल ना गए, झटका एकदम फेंक है। झटका का गाज आवत रहा से? हाँ, गाज आवत रहा सर। तो एक झटका फेंका मुँह से गाज भकर भकर आवे फिर वहाँ कंट्रोल ना भरता सदर तो सदर 7 सुई लगे। वो दुकानी मैडम लोग की ले जाओ पीडियाई
यहाँ हमारी माँ का नहीं है। का बीमारी बताए ना डॉक्टर हुआ? फिर वहाँ से ही गई तो जब महिला ले गई तो महिला कहना कि इनके दिमागी बुखार चढ़ गया है। दिमागी बुखार चढ़ गया है? हाँ, फिर उसके बाद बुखार है, इनके झटका भी आ गए, फेफड़ा में जो कफ हो गई है, यही से सांस ना छुपा। अच्छा। हाँ, यह डॉक्टर साहब हमको बताऊँ महिला। डॉक्टर साहब महिला के यही बताए? हाँ, यह बात है। अच्छा। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत इटाली के गांव कुरसौली में कुछ दिन पहले एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी, जिसमें गांव में यह चर्चा रही कि किसी ने बच्ची के साथ बलात्कार किया, जिसका इलाज के दौरान पीजीआई आजमगढ़ में 10 अक्टूबर को मौत हो गई थी। इस घटना से आहत कांग्रेसी नेता और सगड़ी प्रभारी अजित राय आज अपने समर्थकों संग पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी। इस दौरान अजित राय ने कहा कि इस तरह की बेहद घटना बेहद ही निंदनीय है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना का पर्दाफाश किया जाए ताकि समाज में एक अच्छा संदेश दिया जाए। पुलिस की कार्यवाही पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, हम कांग्रेस पार्टी के लोग इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं परिवार के साथ हूं और इनके लिए जो भी मुझसे संभव मदद होगी उसके लिए प्रयास करूंगा। वह इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष हरैया अरविंद जायसवाल सहित अजित कुमार आदि लोग मौजूद रहे। भैया जी, हमारा नाम अजित राय है और हम जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ और विधानसभा सगड़ी के हम प्रभारी हैं। आज जो इस घटना हुई इस ग्राम पंचायत कुरसौली में काफ़ी निंदनीय है, अमानवीय कृत्य है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना का पर्दाफाश किया जाए और इसे वनवासी परिवार के साथ न्याय मिले ताकि ये समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। और अभी तक की जो कार्रवाई है काफ़ी संदिग्ध लग रही है, जैसे ये नहीं लग रहा है कि यहाँ का शासन प्रशासन न्याय करने के पक्ष में है। सर, सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो छोटी बच्ची थी 9-10 साल की, उसके हाथ में जो कि बलात्कार जैसी अमानवीय घटना घटी है। जी, इसकी पुष्टि आप लोग कर रहे हैं, परिवार के लोग भी बता रहे हैं कि जिन परिस्थितियों में मिली वो उसके शरीर पे वस्त्र नहीं थे और काफ़ी गंभीर हालत में, बेहोशी की हालत में थी। उसको हॉस्पिटल ले गए लोग और ले आकर वहाँ पे एडमिट कराए। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आपका परिचय? हमारा परिचय, हमारा कुरसौली घर है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जुड़ावन। अच्छा, जो लड़की मरी है क्या उसके आप लगते हैं? चाचा। अच्छा अच्छा है। क्या घटना घटी है आपके साथ? हम लोग सब जगह जगह मल्ला साहब लोग सुत रहे थे। हाँ। 4 बजे जब गांव बढ़वाने औरत गई थी, हाँ, तो देखी हमारे गांव की लड़की थी। हाँ, आकर खबर दी। हाँ, तो बाप मटारी मल्ला सभी गए तो उठाकर उसने मल्ला उसकी शरीर पर कपड़ा नहीं था। अच्छा। लेकर तुरंत बाजार भाग। अच्छा, आज आप लोगों से कौन मिलने लोग आए हैं? कांग्रेस पार्टी। अच्छा, क्या लोग बोले हैं? अब हम लोग ये सोचते हैं सरकार की मदद चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कांग्रेस के लोग आज आपसे मिलने आए हैं तो क्या बोले हैं कांग्रेस के लोग आपसे? कांग्रेस के लोग क्या बोले हैं आपसे? सहायता करें, आगे चल के कार्रवाई इसकी शुरू किया जाए। ठीक। आजमगढ़ से खबर है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ओंकार पांडे ने अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आजमगढ़ जनपद में आए उत्तर प्रदेश सरकार के खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी द्वारा कलेक्ट्रेट की सड़कों पर झाड़ू लगाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, बीजेपी सरकार के लोग शायद यह भूल गए हैं कि जनता ने उन्हें झाड़ू लगाने के लिए इतना बड़ा जनादेश नहीं दिया। इन्हें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध रोकने के लिए सत्ता में भेजा है। प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराधों की बेतहाशा वृद्धि से बेहाल है। ऐसे में बीजेपी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदेश में बेतहाशा अपराधों की वृद्धि पर झाड़ू लगाना चाहिए। लेकिन सभी मोर्चों पर फेल बीजेपी सरकार के लोग जनता को गुमराह करने और अपनी नाकामियों को छिपाने के उद्देश्य से सड़क पर झाड़ू लगाने का नाटक कर रहे हैं। हमारे देश के करोड़ों सफाईकर्मी भाई बहन सफाई का अपना काम बखूबी निभा रहे हैं और सफाई कार्य में पूरी तरह सक्षम है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीय प्रियंका गांधी जी जब वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगा रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिससे कि तमाम झाड़ू लगाने वाले, साफ सफाई करने वाले करोड़ों लोगों को ठेस पहुंची। सरकार तुमको चलाना है, आज सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं। हमको लगता है कि अब बीजेपी के वही दिन लौटने वाले हैं। इनको सड़कों पर ही झाड़ू लगाना पड़ेगा। इनको महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार कम करने का समय नहीं है, उस पर यह लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है,
महिलाओं के साथ रोज बलात्कार हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री झाड़ू लगाकर नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, जिसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की याद में आज आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के मनकाडी बाजार में बसपा कार्यकर्ताओं ने हरैया सेक्टर अध्यक्ष विजय बहादुर के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च बैंक चौक तक होते हुए पूरे बाजार में शांतिपूर्ण ढंग से निकालकर यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि शहीद हुए किसानों के प्रति हम संवेदना रख रहे हैं और हम हर हाल में उनके परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जो भी इस मामले में अपराधी है उनको सजा मिले और आरोपी मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जुलूस में हिस्सा लिया और शहीद किसानों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। क्या नाम है आपका? जानकीनाथ मौर्य। कौन सा ग्राम सभा पड़ेगा? ग्राम सभा हरैया। अच्छा, ये किस तरह का कैंडल मार्च निकाला गया है? ये लखीमपुर में जो शहीद किसान हुए हैं उनके यादगार में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अच्छा अच्छा, क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो अपराधी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र जो है सजा मिले और जो मंत्री हैं वो बर्खास्त किए जाए। अच्छा, कहाँ से कहाँ निकाला गया है? जो मनकाडी बाजार, मनकाडी मार्केट में निकाला गया। कहाँ तक निकाला गया है? बैंक से चौक तक बैंक से लेकर के इधर चौराहे तक आ रहे हैं। क्या अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो फिर आप लोग रोज ऐसे करेंगे? नहीं, रोज तो नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन जो और तेज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। प्यार चढ़ा परवान तो दो बच्चों को छोड़ मां प्रेमी संग हुई फरार। जानिए इस खबर में आखिर माजरा क्या है। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव की एक महिला अपने दो बच्चों व पति को छोड़ प्रेमी संग फरार हो गई है। घटना के बाद पीड़ित पति संजय यादव ने बिहार के युवक शुभम सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और सिधारी थाना पुलिस ने प्रेमी और महिला को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित पति संजय यादव ने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहता था, वहीं उसकी पत्नी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। उसी कंपनी में रहने वाले शुभम के साथ उसकी आंखें चार हुई और विगत 27 तारीख को मेरी पत्नी घर आई और पैसे और जेवरात लेकर मायके जाने की बात कही, जिसके बाद वह बच्चों को मेरे पास छोड़कर पैसे और जेवरात लेकर चली गई। काफ़ी दिनों तक पत्नी का अता पता ना चलने पर पीड़ित ने सिधारी थाने में तहरीर दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने प्रेमी और महिला को वाराणसी से हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। इसके बाद पीड़ित पति संजय यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पहले पुलिस ने रुपए और गहने वापस दिलाने का वादा किया था और अब मात्र 30,000 से 50,000 देने की बात कही जा रही है। पीड़ित संजय ने मीडिया को बताते हुए सिधारी थाना पुलिस पर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया है। साथ ही उसने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई है। क्या कुछ कहा पीड़ित पति ने, आप खुद सुनिए। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? संजय यादव नाम है मेरा, उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ ग्राम पोस्ट जमालपुर का रहने वाला हूँ, थाना सिधारी। क्या हुआ सर? हमारी वाइफ मुंबई से 27 तारीख को आई घर पर, तो यहाँ से उसने बच्चों को छोड़कर 2 लाख रुपया और 1 लाख से ऊपर गहना पूरा बनवाया था, सब लेकर चली गई और भाग गई। वही बता रहा हूँ। वो एक पहले वहाँ मुंबई में जॉब करती थी, नारायणा आई टेक्नो स्कूल कॉलिंग का काम करती थी। उसमें उसका एक दोस्त था शुभम सिंह, उसी के साथ वो भागी है, जो कि मुकदमा में दर्ज किया था। आज वो बिहार का रहने वाला सिधारी थाना पे दाखिल हुए हैं दोनों। आज सिधारी थाना पे दाखिल हुए दोनों। तो हमारा सर से यही निवेदन था कि जब अगर हमारे साथ नहीं रहना चाहती है तो हमारा जो लेकर गई है वो कम से कम दे दें, अपने दोनों बच्चों का अपना मैं जीवन गुजार सकूं। तो बस। थाने पे आपको क्या हुआ? थाने पे हमारा पहले बात हुआ था, तो बोले कि हम लोग उसका जब पकड़ लेंगे तो उसके बाद जितना तो आपका ली होगी सब पूरा निकलवा के देंगे और उसके साथ जो होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी क्या? अभी लोग अपने में कुछ बात किए, दोपहर में बोले 1 लाख रुपया मिलेगा। हाँ, उसके बाद फिर सर के यहाँ गई, अपना कुछ बात हुआ, उसके बाद केवल 50,000 रुपया बोल रहे हैं देने के लिए। अब बताइए। और ऐसे ही अभी हमसे साइन करवाने के लिए बोल रहे हैं, साइन अभी हम कर देंगे। कल को अगर उसको कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? उसके माँ बाप भी नहीं आए हैं। तो मेरी बात, सिधारी पुलिस मामले में लिपापोती कर रही है। पहले कुछ और बात हमारे साथ हुआ था, अभी कुछ और हो रहा है।
उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहिए? उच्च अधिकारियों से मेरा निवेदन है जितना मेरा है उतना हमको मिल जाए, और वो भी उसको रिहा करे तो उसके भी माँ बाप को लाएं, उनसे भी अपना पूरा साइन करा कर उसके बाद वो जाए जिसको जिसके साथ जाना है। बस यही मेरा निवेदन है। आजमगढ़ में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के निर्देश पर पलहनी ब्लॉक के सफाई कर्मी लगातार साफ सफाई अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत बुधवार को सफाई कर्मियों ने कमिश्नरी परिसर में साफ सफाई करके लोगों को जागरूक किया। वहीं गांव में जल जमाव वाले स्थानों पर एंटी लार्वा का छिड़काव किया। डायरिया मलेरिया के चल रहे प्रकोप को देखते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे सभी सफाई कर्मियों को अपने अपने ग्राम पंचायतों में साफ सफाई अभियान चलाने व जल जमाव वाले इलाकों एंटी लार्वा व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के क्रम में पलानी ब्लॉक के सफाई कर्मियों ने बुधवार को कमिश्नरी परिसर की साफ सफाई किया और ग्राम पंचायत एक रामपुर ग्राम चकोरिया में एंटी लार्वा का छिड़काव करते ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया गया। लगातार सिंचाई रोकथाम के लिए आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, इसी तरह कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। क्या इसमें जल जनित बीमारियों को दूर करने के लिए कोविड-19 का प्रभाव अब भी आगे न बढ़े, इसके लिए और डायरिया मलेरिया जैसे बीमारी की संभावना अतिवृष्टि के कारण जगह जल जमाव होने से हुई है। हमारे सफाई कर्मी हमारे इस नगर क्षेत्र के जो सटे हुए ग्राम पंचायत है वहाँ पानी के जल जमाव पर्याप्त मात्रा में है। जाफरपुर में जैसा कि आज हमारे सभी सफाई कर्मी पानी के नीचे जाकर पानी के अंदर घुस करके एंटी लार्वा का छिड़काव, सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग का कार्य कर रहे हैं। और इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर गाँव में भी ये काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने साफ निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार से आजमगढ़ जनपद में मिशन शक्ति तृतीय चरण योजना के तहत पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्रों के अंतर्गत गाँव में जाकर के महिलाओं और बच्चों को जागरूक कर रही है और मिशन शक्ति तृतीय चरण योजना के तहत में पूरी जानकारी दे रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के गुलौर में और थाना तरौलिया पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम बिरुआपुर में, सिधारी थाना पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ब्लॉक पलहनी में, थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा अपने ग्राम पंचायत मोलनपुर में, थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम जगजीवनपुर में, थाना पवई पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के भीमलपुर में, तो वही थाना दीदारगंज पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भटपुरवा में और थाना सरायमीर पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पूना पोखर में मिशन शक्ति योजना के संबंध में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया। इस प्रकार जनपद के समस्त थानों द्वारा कुल 4,677 लोगों को जागरूक किया गया। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां ARTO कार्यालय में डीएम सैमुअल पाल ने छापा मारा, जिससे अफरा तफरी का कार्यालय और परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कड़ा रुख अख्तियार करते हुए छानबीन शुरू की तो अधिकारी और कर्मचारियों के माथे पर आज पसीना आ गया। इस दौरान कैश काउंटर पर अधिक कैश मिलने से कैशियर से स्पष्टीकरण मांगा गया। परिसर में मौजूद युवक को थाने पर भी भिजवाया क्योंकि उसने पूछताछ में सही जवाब नहीं दे सका। डीएम ने टेस्ट स्थल का भी निरीक्षण किया और अपने सामने टेस्ट भी करवाया। उत्तर प्रदेश की महाराजगंज से खबर है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय स्थित महालक्ष्मी लान में भव्य एवं धूमधाम के साथ सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद की 233 विभिन्न समुदाय के जोड़ों ने हिस्सा लेकर शादी रचाई। कार्यक्रम के दौरान वर वधुओं व उनके परिजनों ने काफ़ी खुशी देखी गई। कार्यक्रम में के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित किए गए इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल सभी जोड़ों को 51,000 की सहायता राशि प्रदान की गई है, जिसमें सभी नवबंधुओं के खाते में 35,000, 10,000 घर गृहस्थी में इस्तेमाल होने वाले सामान एवं 6,000 शादी संपन्न कराने की व्यवस्था में खर्च दिए गए। जब गांव में बारात आते हैं तो गांव की महिलाएं सामूहिक विवाह और यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे घर के परिवार वाले भी यहाँ पे शामिल हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो उनके लिए स्पेशल गाड़ी भी होती है। देखिए, सामूहिक विवाह जब से जोगी जी की सरकार बनी है तब से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चला। ये सत्य है कि शुरू में थोड़ा रुचि लोगों ने कम लिया, लेकिन आज आप लोगों ने खुद अपने आंखों से देखा होगा कि जिस प्रकार से लोग इसमें रुचि ले रहे हैं और बढ़ चढ़ के देखिए हिस्सा ले रहे हैं। और निश्चित तौर से जो गरीब व्यक्ति था
जो गरीब परिवार था, जो अपने बच्ची के शादी के लिए दर दर भटकता था, आज कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी सहायता हमारी योगी सरकार ने देने का काम किया है। और निश्चित तौर से जितने भी ऐसे गरीब लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत, चाहे श्रम विभाग की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन करा के शादी कराया जाता है, उन सब की शादी कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज कितने लोगों की शादी की गई, किस तरह का मैसेज है? आज 233 जोड़ों का शादी हुआ है और अब तक हमारे जनपद में लगभग 1987 जोड़ों का शादी सकुशल संपन्न हुआ है और भविष्य में और जितने भी बकाया होंगे उनको भी कराने का प्रयास करेंगे। सरकार की तरफ से क्या किस तरह की सहायता दी? सरकार की तरफ से एक तो उनको 51,000 का टोटल अमाउंट है, जिसमें उनको कुछ 15,000 रुपया 15,000 उनके खाते में डाला जाता है। 36,000 खाते में डाला जाता है, बाकी 15,000 का सामान दिया जाता है और जो थोड़ा बहुत खर्चा होता है टेंट पेंट पे, उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाता है। आजमगढ़ जनपद से खबर है और हम पुलिस बुलेटिन में ये बताते हैं कि आज कितने अपराधियों को आजमगढ़ पुलिस ने जेल का दरवाज़ा दिखाया है। तो विस्तार से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन थाने की पुलिस ने कितने कितने अपराधियों को आज जेल भेजा है। तो बात कर लेते हैं पहले थाना सिधारी पुलिस की। तो और थाना सिधारी पुलिस की बात करें तो थाना सिधारी पुलिस ने हत्या के प्रयास के में नफरवांछित एक अभियुक्त मनोज यादव उर्फ मोनू यादव पुत्र अशोक यादव निवासी श्रीनगर सियारहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार करने में अहम सफलता प्राप्त की है। तो ये बरदा पुलिस ने पहली कार्रवाई में एक नफरवांछित अभियुक्त सलमान पुत्र एजाज अहमद निवासी ग्राम गुठाव थाना बरदा जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बरदा पुलिस ने ही अपनी दूसरी कार्रवाई में 2 नफरवांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता की है, जिनका नाम है फिरई राजभर पुत्र सुखराज राजभर निवासी जगदीशपुर सोहौली थाना बरदा आजमगढ़ व नरमा देवी पत्नी फिरई राजभर निवासी जगदीशपुर सोहौली थाना बरदा आजमगढ़। आपको बता दें कि ये तमाम गिरफ्तारियां पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश में पुलिस ने की है। और एक खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां बुधवार दिन में लगभग 11 बजे के करीब टहर किशुनदेवपुर थाना कप्तानगंज निवासी पंकज शिल्पकार पुत्र जवाय शिल्पकार अपने टेम्पो के ब्रेक की मरम्मत स्थानीय हैदरपुर में स्थित एक मिस्त्री से करा रहा था कि अचानक तेज रफ्तार ट्रैक्टर सवार ने उसे कुचल दिया और ट्रैक्टर वहीं खड़ा कर दिया। ट्रैक्टर की टक्कर से टेम्पो चालक तथा गाड़ी को पेंट करने वाले कारीगर गौतम घायल हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा घायल पंकज को उसी के टेम्पो द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक पंकज के जेब से मिले मोबाइल पर आए फोन द्वारा उसका नाम पता मालूम हुआ तथा फोन द्वारा परिजनों को सूचना दे दी गई। मौके पर सब इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह में हमारे संग पहुंचकर गाड़ी चालक तथा ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक पंकज 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर था और मृतक की शादी अभी 11 माह पूर्व हुई थी। नाम भी आपका? गौतम। पिता का नाम? सुखफल निवासी शेखपुरा। कैसे घटना घटी थी बताइए। हम लोग रोड के नीचे खड़े थे और अब पूरब मुंह करके खड़े थे। अब पश्चिम से गाड़ी आई, अब गाड़ी हम लोग देख नहीं पाए और तब तक इसी साइड में आके वो मार गई। आपको भी चोट लगी थी? हाँ, चोट थोड़ा लगी है। अब दवा पट्टी कराएं? हाँ, दवा पट्टी कराएं हैं। नाम भी आपका? साथी प्रजापति। आपका यहाँ पे टेम्पो बनाने की दुकान है? जी। क्या करते हैं आप? हम बनाते हैं। तो क्या कैसे घटना हुई इसके बारे में बताओ। जैसे ब्रेक बनाने का आया था गाड़ी, हाँ, और गाड़ी खड़ी थी, वो देख रहा था ट्रैक्टर कब मारा है नहीं देखा। अच्छा। और वो तो घायल 2 आदमी हो गए हैं। मतलब कौन और कौन घायल हुआ है? एक पेंटर है। हाँ, क्या नाम है पेंटर? नौगा का। मतलब आप यहाँ पेंटिंग का काम करते हैं? जी, यहाँ सामने दुकान है। तो वो भी घायल हो गया? वो भी घायल। क्या चोट लगी है? पैर में लगी है, हाथ में लगी है खच्चर। और जो टेम्पो वाला है उसको भी चोट लगी है? जी। अस्पताल गए थे? जी। आजमगढ़ से खबर है, जहां अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ राम जनपद के केंद्र प्रदेश सरकार की तरफ से दलितों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग करने आजमगढ़ जनपद पहुंचे, जहां वे कोटवा स्थित सर्किट हाउस में जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार दलित समाज के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है। योजनाओं में स्वतः रोजगार, नगरीय क्षेत्र रोजगार, टेलरिंग, ड्राई क्लीन आदि योजनाएं चल रही है। वे जिले में इन योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जनपद की दलित बस्तियों में जाकर योजनाओं से लाभान्वितों से चर्चा करेंगे। मेरा नाम विश्वनाथ है और हमें अगस्त महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाया है और जो निगम की जो योजनाएं हैं जो है उनको
सुपरविजन के लिए, देखभाल के लिए सही ढंग से लागू हो रही है, उसको मॉनिटरिंग के लिए ये हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, ताकि ये जो है योजनाएं दलित समाज के जो है लोग हैं, अनुसूचित जाति के, शोषित वंचित तबके के लोगों के लिए जो स्कीमें बनाई गई हैं ये उन तक सही पात्र लोगों को लाभ मिला है। किस प्रकार की योजना? हाँ, इसमें योजनाएं खास तौर से देखिए स्वतः रोजगार योजना है, और नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना है, लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिक योजना है, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस योजना है, टेलरिंग शॉप योजना है, आटा चक्की मसाला जो है इसकी योजना है, आशा योजना है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है। ये सब योजनाएं हैं जो ये सब जो है दलित समाज के लिए जो है इनके लिए जो है लाभ बनाए। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है दलितों का बहुत शोषण हो रहा है, उनके तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा, उसके लिए आपका क्या? हाँ, उसके लिए देखिए हम जो है जगह जगह जा रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि योजनाएं जो बनाई गई हैं सरकार द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, उनके ये एक तरह से उनका संकल्प है कि जो भी सरकार की योजना बनाई गई है वो जो पात्र जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं उन तक पहुँचे, और उसकी निगरानी करना हम लोगों का काम है कि वो पहुँच रही है कि नहीं पहुँची। हम लोग जा रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, योजनाओं को देख रहे हैं कहाँ तक क्या पोजीशन है, क्या लागू हो रही है, कहाँ नहीं लागू हो रहा, क्या लक्ष्य है, कितनी प्राप्ति हो रही है। और मैं गांव में जा रहा हूं, इवन यहां तक देखिए ये मैं ऑफिस का निरीक्षण कर रहा हूं, जो नगर वित्त निगम का ऑफिस का निरीक्षण कर रहा हूं। मैं देहात में भी जा रहा हूं, शहरों में भी विभिन्न दलित बस्तियों में जा रहा हूं। मैं डायरेक्ट उनसे रूबरू हो रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि क्या पोजीशन है, क्या कितनी योजनाएँ आप तक पहुँची, कितना मिला, लाभ मिला नहीं मिला। मैं डायरेक्ट उनसे रूबरू हो रहा हूँ, योजनाओं के बारे में बता रहा हूँ और सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। मैं उनसे आप लाभ लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर हमें बताइए। आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर योजनाएं नहीं पहुँच पा रही, और जैसे मान आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र की पीड़िता नूर उल निसा पत्नी सहाबुद्दीन मोहल्ला कटरा मुबारकपुर निवासी ने बताया है कि हमारी पुश्तैनी जमीन है जिसमें हम एक जमाने से काबिज हैं और सब परिवार अपने बाबा दादा के जमाने से रह रहे हैं। हमारे पति 3 भाई थे। हमारे पति के बड़े भाई का इंतकाल हो गया, जो उनकी पत्नी ने 2 मकान बेच दिया और जो पुश्तैनी मकान है जिसमें हम रहते हैं उसे भी बेचना चाहती है। इसको लेकर कुछ मनबड़ लोग जबरदस्ती मकान में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ करने लगे। जब हम महिलाएं थाने पर गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई और कहा गया कि मकान खाली करके चले जाओ। इस मामले को लेकर के पीड़िता ने आज अपने परिवार के साथ धकार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और मामले को संज्ञान में लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाने की मांग की है। और क्या कुछ कहा सुनते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ का मामला है, किस थाने का? कटरा मोहल्ला मुबारकपुर थाना। अच्छा, क्या मामला है कि आप पूरे परिवार सहित यहाँ पे आई हैं पुलिस अधीक्षक के यहाँ, क्या मामला बताइए। ये मामला है कि 3 भाई थे तो एक भाई खत्म हो गए तो उसकी बीवी जो है तो 3 मकान था तो 2 मकान बेच दिया और 1 मकान है जो बाप दादे का है तो वो भी बेच रही है। तो क्या उसमें हम लोगों का हक नहीं है? 2-3 भाइयों में रहते थे, उसमें जैसे बंटवारा नहीं हुआ था, अलग अलग पकाते खाते थे, उसमें सब रहते थे। अब छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएं हम लोग, बताइए सर, हम लोग कहाँ जाएं? छोटे छोटे देख लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे आज 1 हफ्ता से परेशान हैं, क्या करें हम लोग बताइए। थाने पे गई थी? हाँ, थाने पर गए थे, पुलिस लेकर आते हैं रात को चोर। क्या नाम है आपका? मैमुन्नेसा। कहाँ के रहने वाली हैं? मुबारकपुर। कौन सा थाना है? मोहल्ला कटरा मुबारकपुर थाना। क्या मामला है जो एसपी कार्यालय पर आई? मामला ये कि हमारे आदमी के 3 भाई थे तो बड़े भाई का इंतकाल हो गया, बचे 2 लोग तो उसकी बीवी जो है घर बेचती है, 2 मकान बेच चुकी है, एक जो बाप दादे का बचा है तो वो सब बेचती है। हम लोग जाते हैं तो गुंडागर्दी करते हैं, रोज रात में आते हैं, मारते हैं, फिरते हैं, घर में ताला लगाते हैं। हम लोग बच्चे लेकर बाहर हैं, बताइए हम लोग कहाँ जाए, हम लोग का उसमें नहीं है। तो इसकी शिकायत थाने पर आप की थी अपने? थाने पर तो बात जाती है तो वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, वो लोग बुलाते हैं आदमी को, धमकी देते हैं मारने को। एसपी कार्यालय आए हैं तो क्या बोले साहब? ये कुछ नहीं बोले तो मुबारकपुर का मैटर है, जाइए यहाँ से, हम नहीं सुनेंगे, जब 2 औरतें जाएंगी जेल तो फैसला होगा। तो क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग यही चाहते हैं कि जो हम लोग को मिल जाए, जो उसको दे। मिल बनाया हूँ, इतनी बदबू आती है कि हम लोग रह नहीं पाते वहाँ पर। अच्छा, इतनी गंदगी रहती है। सुबह तो गंदगी का अंबार था यहाँ पर। तो गंदगी है? गंदगी है, थी और है। तो इसकी शिकायत कभी आप किए जैसे मैनेजर साहब? कई बार मैनेजर साहब से कहा गया, यहाँ के लेकिन कर्मचारियों से कहा गया, लेकिन नहीं सुने सब। तो क्या ऐसा ही लगता है कि इस बार तो कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे, कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आपको क्या लगता है? कराएंगे, कह रहे हैं तो कराएंगे।
इसके पहले भी तो आप कहे होंगे तो कहे होंगे कराएंगे हम। अब कानूनगो साहब कहे हैं, आदेश नहीं नहीं, जैसे आपने इसके पहले भी तो कहा होगा गंदगी नहीं होनी चाहिए, सफाई करवाइए, ऐसा कुछ जिन्होंने आश्वासन दिया होगा भाई कराएंगे, लेकिन नहीं कराए। से मुलाकात नहीं हुई थी, कर्मचारियों से हुई थी, लेकिन सब हल्के में लिए। अच्छा। डॉक्टर काली प्रसाद सिंह, TPS मेमोरियल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूँ और अपने को समाज सेवी समझता हूँ। समझते हैं कि काम करते हो और समाज सेवी के आधार पर मेरे द्वारा सब तमाम काम किया जा रहा है। मेरी इच्छा है कि जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं कुछ बोलूं और मुझे आम आदमी पार्टी से लोग उत्साहित करके प्रोत्साहन दे करके ये कह रहे हैं कि आप विधानसभा अदरौलिया से आप चुनाव लड़ जाइए। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से कहें चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या आपके मन में कुछ है कि ये इस पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है? आम आदमी पार्टी में आप देख रहे हैं सर जी कि केजरीवाल जी का संचालन आप देख रहे हैं, उनके कर्तव्य की निष्ठा को देख रहे हैं आप। इस हिसाब से मैं चाहता हूं कि केजरीवाल के आधार पर मैं यहाँ की जनता को दिखा सकूं कि दिल्ली में क्या हो रहा है और हमारे यूपी में क्या हो रहा है। मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। अच्छा, आम आदमी का ग्राफ इस समय काफ़ी देखने को मिल रहा है, यूपी में भी आम आदमी पार्टी के लोग चाह रहे हैं बहुत, लेकिन अभी मजबूत स्थिति में कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि मजबूत स्थिति में नहीं है। इस पे आप आपकी क्या है? नहीं, ये तो गलत बात है। आप महोदय जो बोल रहे हैं कि मजबूत स्थिति में नहीं है, संजय सिंह द्वारा आजमगढ़ जनपद की थाना रानी की सराय पुलिस ने आज महिला से शादी का झांसा देकर 3 वर्षों तक शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि एक व्यक्ति ने महिला ने थाना रानी की सराय पर शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरे गांव के ही दीपक सरोज पुत्र महेंद्र सरोज द्वारा शादी का झांसा देकर लगभग 3 वर्षों तक मेरा शारीरिक शोषण किया गया। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ जनपद सुधीर कुमार सिंह के द्वारा वांछित बेनामियां तथा महिलाओं से संबंधित अपराध के अभियुक्तों की गिरफ्तारी चलाए गए अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में आज थाना रानी की सराय पुलिस ने एक कामयाबी हासिल की है। आजमगढ़ में नवरात्रि के पावन बेला शुभ अवसर पर सप्तमी के दिन मां दक्षिणमुखी दरबार में मां भगवती जागरण का आयोजन ब्लू नाइट ऑर्केस्ट्रा एंड डायरल ग्रुप की टीम द्वारा देवी मां के दरबार में एक से बढ़कर एक भक्त भजनों कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने किया। विजय यादव को भी माला चुनरी से सम्मान किया गया। वही गायक कलाकार राजेश रंजन द्वारा गाए हुए हिंदी देवी गीत शेरावाली मैया के एल्बम का भी विमोचन आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महाराष्ट्रीय सचिव साहित्यकार संजय पांडे ने किया। संजय पांडे को भी माला चुनरी एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। संजय पांडे ने कहा कि माता जी के दरबार में मशहूर गायक कलाकार के एल्बम का विमोचन करते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। राजेश रंजन जी, न्यूज भारत 24 में आपका स्वागत है। अभी अभी देवी जी के मंदिर में आपके एल्बम मैया शेरावाली एल्बम का विमोचन हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज दक्षिणमुखी मां के दरबार में आज जो हमारे अतिथियों ने आकर के मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, मैं आए हुए अपने अतिथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम मां भगवती जागरण के कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव जी ने किया। मेरे हिंदी देवी गीत एल्बम शेरावाली मैया का विमोचन आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महाराष्ट्रीय सचिव श्री संजय पांडे जी साहित्यकार ने किया। आज मुझको हर्ष की अनुभूति हो रही है कि एक साहित्यकार ने एक कलाकार का मान सम्मान बढ़ाया है और मां के दरबार में सप्तमी के दिन ये आशीर्वाद मिल रहा है। मैं अपने को हर्ष की अनुभूति कर रहा हूँ और अपने गुरुदेव श्री संजय पांडे जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आपका सदैव आशीर्वाद मिलता रहे। सभी का हृदय से धन्यवाद। आजमगढ़ के सकड़ी तहसील क्षेत्र के रामलीला समिति टनारू द्वारा आज राम केवट संवाद पर कलाकारों ने बहुत ही सुंदर केवट और राम का चरित्र चित्रण किया। इस राम केवट संवाद पर जहां दर्शकों की काफी भीड़ रही, वही सरयू नदी के किनारे महिलाओं ने भी राम और मैया सीता और लक्ष्मण द्वारा नाव में बैठने का और केवट संवाद को श्रद्धा के साथ रामलीला का आनंद उठाया। वही ग्राम प्रधान सुनील कुमार ने कहा कि रामलीला को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुझसे जो भी संभव मदद हो सकती है वो मैंने किया है, आगे भी करता रहूँगा। उन्होंने भी कहा कि आप सभी रामलीला को सफल बनाने में अपना सहयोग करें। वही भारत परिषद संगठन के पूर्वांचल उपाध्यक्ष मोनू यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। ग्राम प्रधान सुनील कुमार ने कहा कि रामलीला को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुझसे जो भी संभव हो सकती है मैं किया और आगे भी करता रहूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है।
सर आज की इस रामलीला में क्या एक्ट था और क्या प्रोग्राम था? आज इस रामलीला में रामचोट संवाद का एक्ट था जो पिछले 21 सालों से चलता हुआ आ रहा है। और जैसा कि आपने देखा भी है कि काफ़ी अच्छी भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। और इस तरह की सीन कहीं भी आप आजमगढ़ ज़िले में देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा सीन हमारे यहाँ रामलीला स्टेज पे दिखाई जाती है। क्या कुछ खास रहा आज? खास ये रहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी छोटी सरजुग से गंगा उस पार हुए हैं, यही आज का खास रहा है हमारे रामलीला समिति में। ये रामलीला देखिए जब तक हमारे जनता का सहयोग मिलता रहेगा और हमारे पात्र और पदाधिकारी ये रामलीला हमारी चलेगी 16 तारीख तक। 16 तारीख को समापन रहेगा, 17 तारीख को दशहरा है। स्थानीय लोगों का सहयोग कैसा है? स्थानीय लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं, पात्र कलाकारों का भी। और आम जनता से हम यही आजमगढ़ के अतरौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ कम दिख रही है, तो वहीं ग्रामीण अंचलों में चल रहे मेगा कैंप में भी लोगों की तादाद बहुत कम दिख रही है। ग्रामीण अंचलों में अभी भी वैक्सीनेशन से कुछ लोग वंचित रह गए हैं, जिन्हें मेगा कैंप द्वारा वैक्सीनेशन कराने का कार्य चल रहा है। जहाँ अभी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा दावा किया जा रहा है कि अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर जिले से मिले डाटा के अनुसार 78,000 से ऊपर लोगों का प्रथम डोज का वैक्सीनेशन कराया जा चुका है तथा दूसरी डोज 18,000 के आसपास लोगों को लगाई जा चुकी है। मेगा कैंप के द्वारा ग्रामीण अंचलों में 14,000 के आसपास लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस समय 200 से 250 लोगों का टीकाकरण प्रतिदिन किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र पर जांच लगातार की जा रही है। जांच के दौरान एंटीजन तथा RT-PCR दोनों तरह की जांच की जा रही है। क्या कुछ कहा शिवाजी डॉक्टर अधीक्षक पुलिस स्वास्थ्य अधीक्षक ने, आपको सुनवाते हैं। अपने अतरौलिया में अभी तक कितने वैक्सीन और कोविड लगे हैं, इसके बारे में बताइए। अभी विगत पिछले हफ्ते जिले से हमको मिला था डाटा, तो 78,868 फर्स्ट डोज थी और सेकेंड डोज 18,000 समथिंग थी। कुल मिला करके 93,000 तक लगे करा लिए हैं। इस वक्त वैक्सीनेशन के लिए कम लोग आ रहे हैं। पर डे आपके CHC अस्पताल में कितने वैक्सीन लग रहे हैं? आजकल जैसे जब मेगा कैंप रहा था तो हम पिछले 2-3 दिन पहले जो मेगा कैंप था उसमें 1439 टीका लगा था। आज डेली प्रतिदिन 250, 270 ऐसे टीका लग रहा है। सर ये आपके यहाँ कोविड की जाँच लगभग पर कितनी हो रही है? क्या कोई पॉजिटिव निकल रहा है? क्या इसके बारे में? नहीं, डेली हमारा जो भी OPD मरीज आते हैं लक्षणी, उनका हम RT-PCR और एंटीजन दोनों करते हैं। अभी तक तो कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा। सर सरकार द्वारा 2 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की भी अनुमति मिल गई है, ये मार्केट में कब तक आएगी, कब तक आप लोग को मिलेगी, इसके बारे में? अभी हम लोग भी वही पेपर के माध्यम से ही देख रहे हैं। WHO अप्रूव किया, लेकिन अभी इसमें 1-2 महीना तो लगेगा। और एक खबर जौनपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक अजय सोहाने के निर्देश पर थाना मुंगरा बादशाहपुर पुलिस को आज से बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस द्वारा अवैध व अपमिश्रित शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत करीब 30 लाख की थाना मुंगरा बादशाहपुर पुलिस, थाना बंवारा पुलिस और आबकारी टीम जौनपुर द्वारा की संयुक्त कार्रवाई में 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। 1,000 अवैध शराब बोतलें पैक व 540 लीटर अवैध शराब, 3,000 ढक्कन, रैपर 8,000 और तमाम इस तरह की सामग्रियां बरामद की गई है। ये आगामी दशहरा और दीपावली का त्यौहार है, तो त्योहारों के मद्देनज़र शराब की खपत बढ़ जाती है और जो शराब का अवैध कारोबार करते हैं वो लोग इसी फ़ायदा उठाते हुए अपमिश्रित शराब का भंडारण और वितरण करते हैं। तो इसीलिए पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था और उसी अभियान के तहत सदानंद राय SO मुंगरा, मनोज कुमार SO पवारा और आबकारी निरीक्षक इंद्रजीत कुमार, टीम नंबर 5, इनके द्वारा आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। मुंगरा बादशाहपुर के सतहरिया क्षेत्र से एक स्कॉर्पियो वाहन पकड़ा गया है, जिसमें अवैध शराब 200 ml की लगभग 1,000 भरी हुई बोतल शीशियाँ और 200 ml की लगभग 6,000 खाली शीशियाँ, 30,000 ढक्कन, 8,000 रैपर, 800 बारकोड, 5 गैलन में स्पिरिट लगभग 200 लीटर, एक पैकिंग मशीन, केरामल 1 लीटर, यूरिया लगभग 2 किलो और सफ़ेद प्लास्टिक की टंकी से लगभग 400 लीटर अवैध शराब एक स्कॉर्पियो वाहन पर बता दिया है। और एक खबर जौनपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक अजय सोहाने के निर्देश पर थाना मुंगरा बादशाहपुर पुलिस को आज से बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस द्वारा अवैध व अपमिश्रित शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत करीब 30 लाख की थाना मुंगरा बादशाहपुर पुलिस, थाना बंवारा पुलिस और आबकारी टीम जौनपुर द्वारा की संयुक्त कार्रवाई में 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
1000 अवैध शराब बोतलें पैक व 540 लीटर अवैध शराब, 3000 ढक्कन, रैपर 8000 और तमाम इस तरह की सामग्रियां बरामद की गई है। ये आगामी दशहरा और दीपावली का त्यौहार है, तो त्योहारों के मद्देनज़र शराब की खपत बढ़ जाती है और जो शराब का अवैध कारोबार करते हैं वो लोग इसी फ़ायदा उठाते हुए अपमिश्रित शराब का भंडारण और वितरण करते हैं। तो इसीलिए पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था और उसी अभियान के तहत सदानंद राय एसओ मुंगरा, मनोज कुमार एसओ पवारा और आबकारी निरीक्षक इंद्रजीत कुमार, टीम नंबर 5, इनके द्वारा आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। मुंगरा बादशाहपुर के सतहरिया क्षेत्र से एक स्कॉर्पियो वाहन पकड़ा गया है जिसमें अवैध शराब 200 ml की लगभग 1000 भरी हुई बोतल शीशियाँ और 200 ml की लगभग 6000 खाली शीशियाँ, 30,000 ढक्कन, 8000 रैपर, 800 बारकोड, 5 गैलन में स्पिरिट लगभग 200 लीटर, एक पैकिंग मशीन, केरामल 1 लीटर, यूरिया लगभग 2 किलो और सफ़ेद प्लास्टिक की टंकी से लगभग 400 लीटर अवैध शराब एक स्कॉर्पियो वाहन पर बता दिया है। आज हम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद से खबर है, जहां आज पुलिस अधीक्षक महाराजगंज प्रदीप गुप्ता के द्वारा थाना सिंदुरिया का औचक निरीक्षण किया गया। प्रभारी निरीक्षक व समस्त विवेचकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसमें लंबित विवेचनाओं, महिला संबंधित अपराधों की समीक्षा कर उनके शीघ्र निस्तारण हेतु सभी विवेचकों को निर्देशित भी किया गया। पुलिस अधीक्षक ने थाने पर पंजीकृत गंभीर धाराओं की समीक्षा की गई व वांछित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार को निर्देश दिए गए। साथ ही साथ हल्का गांव पर विशेष सतर्कता बनाए रखने हेतु तस्करी एवं अपराध की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग व नियमित रूप से पैदल गश्त, वाहन चेकिंग, बैंक चेकिंग तथा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग प्रभावी तरीके से करने हेतु निर्देशित किया गया।